नमस्कार, प्रतिदिन अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। कानून के 2 प्रश्नों का जवाब देता फैसला दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, मालदीव का मुगलता, दैनिक जागरण, लाल सागर का संकट बिजनेस स्टैंडर्ड, आखिर इंसाफ जनसत्ता, जीत और चुनौतियां, हो ही गया न्याय राष्ट्रीय सहारा, विवादित जीत के फायदे, माले को माकूल जवाब हिंदुस्तान, सिंगापुर से हमें जो सीखना चाहिए, ड्रोन आंदोलन भारतीय कृषि क्रांति की तीसरी लहर। अब आर्टिकल विस्तार से। कानून के 2 प्रश्नों का जवाब देता फैसला दैनिक भास्कर। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने बिल्किस बानो केस के 11 दोषियों की सजा में गुजरात सरकार द्वारा की गई कमी और रिहाई को गलत ठहराते हुए उन्हें सरेंडर करने को कहा है। इस फैसले से कानून के 2 प्रश्नों का एक साथ जवाब मिला। पहला, सजा कम करने के लिए सजा दिए जाने के समय लागू कानून का संज्ञान लिया जाए और या जब सजा कम की जाने की प्रक्रिया शुरू हो, उस समय के कानून का। दरअसल गुजरात सरकार ने उन्हें छोड़े जाने के आधार पर वर्ष 1992 के प्रावधान माना था, क्योंकि इन्हें सुप्रीम कोर्ट ने सजा सन 2008 में हुई थी। लेकिन उसी समय गुजरात ने सन 2014 के नए प्रावधान लागू किए, जिसके तहत उम्र कैद के कैदी की रिहाई के लिए केवल उसका 14 साल जेल में रहना काफी नहीं है, बल्कि 5 अन्य आधार भी देखे जाने चाहिए। इनमें सबसे प्रमुख है अपराध क्या व्यक्तिगत कृत्य है या ऐसा सामूहिक कृत्य जो कि समाज की चेतना को झकझोरता है। अपराध की प्रकृति सांप्रदायिक घृणा थी। दूसरा प्रश्न था कि न्यायिक फैसलों को कम करने की कार्यपालिका की शक्ति। यह शक्ति कानून ने सरकार को दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मी नस्कर बनाम पश्चिम बंगाल और संगीत बनाम हरियाणा सरकार में कार्यपालिका के लिए कुछ सीमा रेखाएं खींची। कल के फैसले में एक बार फिर से सरकार सरकार को उसकी याद दिलाई गई। कोर्ट ने कहा कि रिहाई करते इस वक्त सरकार ने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। फैसले के अनुसार 13 मई 2022 को इस कोर्ट में तथ्य को छिपाकर गलत आदेश पारित किया गया। कोर्ट ने कहा कि रिहाई का अधिकार महाराष्ट्र सरकार का है, न कि गुजरात सरकार का। अब देखना यह है कि क्या इन दोषियों की रिहाई के प्रयास महाराष्ट्र में दोबारा होंगे। मालदीव का मुगालता, दैनिक जागरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद मालदीव के मंत्रियों ने उनके विरुद्ध जैसी अपमानजनक टिप्पणियां की, उसके बाद दोनों देशों के संबंधों में खटास पैदा होनी ही थी। वास्तव में यह खटास पैदा होनी तभी शुरू हो गई थी जब मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने मालदीव का राष्ट्रपति बनते ही भारत से दूरी बढ़ानी शुरू कर दी थी। चूंकि मुइज़्ज़ू ने भारतीय सैनिकों को मालदीव से बाहर करने के मुद्दे पर चुनाव लड़ा था, इसलिए यह तय था कि यदि वे राष्ट्रपति बनते हैं तो चीन की गोद में बैठना पसंद करेंगे। अंततः ऐसा ही हुआ। उन्होंने भारत से पहले चीन की यात्रा करना तो आवश्यक समझा ही, भारतीय सैनिकों को मालदीव से हटाने के पर भी जोर दिया। मालदीव में महज 75 भारतीय सैनिक हैं। ये वहाँ इसलिए हैं ताकि भारत की ओर से दिए गए हेलीकॉप्टरों का संचालन कर सकें। इसके बाद भी मुइज़्ज़ू ने ऐसा दर्शाया जैसे भारत ने उनके देश में सैनिकों की कोई बड़ी खेप तैनात कर रखी है। चूंकि वे भारत विरोधी भावनाओं को उभार रहे थे, इसलिए उनके सहयोगी भी उसी रास्ते पर चल रहे थे। उनके 3 मंत्रियों ने तब अपनी हदें पार कर दी थीं जब भारतीय प्रधानमंत्री लक्षद्वीप की यात्रा पर गए। भारतीय प्रधानमंत्री ने हाल ही में अपनी लक्षद्वीप यात्रा में ऐसा कुछ नहीं कहा जो मालदीव के खिलाफ हो, लेकिन पता नहीं कैसे वहाँ के 3 मंत्रियों ने ऐसा ही समझ लिया। उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री के साथ भारत को नीचा दिखाने वाली भद्दी टिप्पणियाँ की। स्वाभाविक रूप से भारतीयों ने इसे अपने अपमान के रूप में लिया और पर्यटन के लिए मालदीव न जाने का अभियान छोड़ दिया। चूंकि अन्य देशों के मुकाबले भारत से सबसे अधिक पर्यटक मालदीव जाते हैं, इसलिए मुइज़्ज़ू को यह पता चल गया कि उनके पर्यटन उद्योग को बड़ी क्षति पहुंचने वाली है। भले ही उन्होंने अपने तीनों बदजुबान मंत्रियों को निलंबित कर दिया हो, लेकिन इससे क्षति की भरपाई होती नहीं दिखती। इसलिए और भी नहीं क्योंकि वह अपनी चीन परस्ती का खुलकर परिचय दे रहे हैं। मुइज़्ज़ू की बीजिंग यात्रा के मौके पर चीन ने जिस तरह यह सफाई दी है कि वह मालदीव को भारत के खिलाफ नहीं उकसा रहा है, उससे यही पता चलता है कि वह ऐसा ही कर रहा है। लेकिन वह मुइज़्ज़ू के सहारे मालदीव को भारत के खिलाफ अपना मोहरा नहीं बना रहा, तो उसे इस तरह की सफाई देने की जरूरत क्या थी। इसके पहले भी मालदीव के शासक अपने संकीर्ण स्वार्थ की पूर्ति के लिए चीन की तरफदारी करते हुए भारत का विरोध करते रहे। मुइज़्ज़ू भी ऐसा ही कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि हर तरह के संकट के समय भारत ने ही मालदीव की मदद की है। यदि वह यह समझ रहे हैं कि भारत के बिना उनके देश का काम चल जाएगा, तो ये उनका मुगलता ही है। लाल सागर का संकट बिजनेस स्टैंडर्ड। लाल सागर में सुएज नहर के जरिए वाणिज्यिक पोतों के आवागमन पर मंडरा रहे संकट समाप्त होने के संकेत कोई फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। यह भूमध्य सागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र को जोड़ने वाला एक अहम मार्ग है और गाजा पट्टी पर तथा उसके आसपास के इलाके में इजराइल-हमास जंग के कारण इसे लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। युद्ध के परिणामस्वरूप यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोही गठजोड़ ने यमन और जिबूती के बीच बाब अल मांदेब
मालदीव खाड़ी में नौवहन पर हमले शुरू कर दिए हैं। विद्रोही संगठन आश्चर्यजनक रूप से हथियारों से अच्छी तरह लैस हैं। उसने पोतरोधी बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। इससे पहले किसी लड़ाई में इतनी बड़ी तादाद में इनका इस्तेमाल नहीं किया गया था। इसके साथ ही विद्रोहियों ने क्रूज मिसाइलों, ड्रोन और छोटी नौकाओं का उपयोग करके भी जहाज़ों पर हमला किया और उन्हें धमकाया। हूथी विद्रोहियों का दावा है कि उन्होंने इज़राइल की ओर से हूथी विद्रोहियों का दावा है कि उन्होंने इजरायल की ओर जा रहे पोतों पर हमले किए, लेकिन वास्तव में ये सच नहीं है। यह संभव ही नहीं है कि वे जान सकें कौन-सा जहाज किस दिशा में जा रहा है। इन हमलों के परिणामस्वरूप कई प्रमुख पोत संचालकों ने सुएज़ नहर और लाल सागर का मार्ग छोड़ देने का निर्णय लिया है। इन पोत संचालक कंपनियों में मेर्स्क, हपाग-लाइड और मेडिटरेनियन शिपिंग कंपनी तथा प्रमुख तेल कंपनियां शामिल हैं। कुछ दिन पहले मेर्स्क ने इस बात की पुष्टि की थी कि उसके टैंकर निकट भविष्य में इस क्षेत्र से नहीं गुजरेंगे। ऐसी अपेक्षाएं थी कि मेर्स्क तथा अन्य कंपनियां सामान्य सेवाएं बहाल कर देंगी, क्योंकि अमेरिका ने घोषणा की थी कि एक नौसैनिक कार्यबल इस इलाके में जलपोतों की सुरक्षा करेगा। परंतु यह कार्यबल जमीन पर प्रभावी असर छोड़ने में नाकाम रहा है और इसके चलते पोत संचालकों ने किफायत के बजाय सावधानी बरतने को अधिक तरजीह दी। ऐसे निर्णयों के परिणामस्वरूप भूमध्य सागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र के बीच नौवहन में लगने वाला समय और व्यय बहुत अधिक बढ़ गया है। तमाम पोत अपनी यात्राओं को स्थगित कर रहे हैं और अगर उन्हें यात्रा करनी भी पड़ रही है तो वे दक्षिण अफ्रीका की आशा उत्तरी केप ऑफ गुड होप के रास्ते से आवागमन कर रहे हैं। भारत के औद्योगिक संगठनों के हालिया अनुमानों के मुताबिक यूरोप पर पोत भेजने की लागत 70% से 200% तक बढ़ गई है। विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में भारत के निर्यात की बात करें तो इसका असर उनके मार्जिन और उनकी प्रतिस्पर्धी क्षमता पर पड़ सकता है। भारत के पूर्वी तटों में से एक से निकला डीजल और जेट फ्यूल कार्गो पोत पहले ही विलंब से चल रहा है और उसकी दिशा बदल दी गई है। अन्य वैश्विक एकीकरण वाले क्षेत्रों में भी असर पड़ सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था और साथ ही 2023-24 में भारत की अप्रत्याशित रूप से मजबूत वृद्धि के लिए भी लाल सागर के हालात निकट भविष्य में सर्वाधिक अनिश्चितता वाले हालात बने रहेंगे। पोतों के आवागमन का इस तरह बाधित होना आर्थिक सुधार की प्रक्रिया को गहरी क्षति पहुंचाने वाला साबित होगा। यह मुद्रास्फीति के लिए भी बड़ा जोखिम साबित हो सकता है। इस संदर्भ में यह बात ध्यान देने लायक है कि अब जबकि सुएज़ नहर के रास्ते का इस्तेमाल मुश्किल हो रहा था, तो इसी बीच अमेरिका में इसकी जुड़वा नहर को भी वर्षों या दशकों में सबसे कम नौवहन के लिए विवश किया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण सूखे की स्थिति बढ़ी है, जिसके चलते वहाँ से गुजरना मुश्किल हुआ है। पिछला वर्ष मध्य अमेरिका के दर्ज इतिहास का सबसे सूखा वर्ष था। विश्व व्यापार के इन 2 प्रमुख मार्गों के पूरी क्षमता से काम नहीं करने की स्थिति में भविष्य के व्यापार और वृद्धि के लिए कई अहम जोखिम उत्पन्न किए हैं। आखिर इंसाफ जनसत्ता बिल्किस बानो मामले में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला गुजरात सरकार के पक्षपातपूर्ण व्यवहार पर कठोर प्रहार है। अदालत ने दोषियों को 2 हफ्ते के भीतर समर्पण करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही अदालत की गुमराह और हक हड़पने को लेकर गुजरात सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। पिछले साल 15 अगस्त को गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो से सामूहिक बलात्कार करने वाले 11 दोषियों की उम्र कैद की सजा माफ कर दी थी। तब इसे लेकर खासा रोष देखा गया था। उस फैसले को रद्द करने की सर्वोच्च न्यायालय में अपील की गई थी। तब अदालत ने राज्य सरकार से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा था, मगर उसने फैसले को उचित ठहराया था। इस संबंध में केंद्र सरकार ने भी उसका समर्थन किया था। फिर बिल्किस बानो की अपील पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि दोषियों की सजा माफी का अधिकार गुजरात सरकार के पास था ही नहीं। चूंकि इस मामले की पूरी सुनवाई महाराष्ट्र में हुई थी, इसलिए इसका फैसला वही कर सकती थी। मगर गुजरात सरकार ने अदालत के सामने गलत तथ्य पेश कर वह हक हड़प लिया। बिल्किस मामले में गुजरात सरकार का रुख शुरू से ही पक्षपातपूर्ण देखा गया था। वह जब दोषी जेल में थे, तब भी उन्हें लंबे-लंबे समय के लिए पैरोल पर बाहर आने की इजाज़त दी गई। ये ठीक है कि राज्य सरकारों को कुछ मामलों में दोषियों की सज़ा माफ़ करने का अधिकार है, पर इनसे उनके विवेक की भी परीक्षा होती है कि वे किस प्रकृति के मामले में अपने विशेष अधिकार का उपयोग कर रही हैं। बिल्किस का मामला सामान्य अपराध नहीं था। गुजरात दंगों के समय 11 लोगों ने उससे बलात्कार किया। उस समय उसके गर्भ में 5 महीने का बच्चा था। फिर उसके सामने ही उसके परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी गई, जिनमें उसकी 3 साल की बेटी भी थी। समझना मुश्किल नहीं था कि उस घटना का बिल्किस बानो के मन पर क्या असर पड़ा होगा। किस पीड़ा, त्रास और भयावह स्थिति से उसने अपने आप को उबारने की कोशिश की होगी। ऐसी बर्बर घटना के दोषियों की सजा माफ करने पर विचार करते हुए राज्य सरकार ने विवेकपूर्ण व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा भी है कि अधिकार केवल दोषियों को नहीं होते हैं, पीड़ितों के भी होते हैं। समझना मुश्किल है कि राज्य सरकार को दोषियों की कथित पीड़ा तो समझ में आती है, मगर बिल्किस का दर्द क्यों महसूस नहीं हुआ। गुजरात सरकार के इस फैसले पर भी कई दृष्टियों से आलोचना हुई थी, जिसके पीछे राजनीतिक मकसद भी देखे गए थे। जो दोषियों के
रिहा होते ही दिखाई दिए। दोषियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया, मानो वे किसी जघन्य अपराध के दोषी हों, बल्कि उन्होंने कोई वीरोचित कार्य किया। इस तरह उनकी सज़ा माफ़ कर सिर्फ़ उन्हें निर्दोष साबित करने, बल्कि समाज में उनका महिमामंडन करने का भी प्रयास हुआ था। ऐसे बलात्कार और हत्या करने, सामाजिक विद्वेष फैलाने की सज़ा माफ़ी और स्वागत किसी भी सभ्य समाज की निशानी नहीं मानी जा सकती। इससे समाज में गलत संदेश जाता है। ऐसे आपराधिक वृत्ति के लोगों को उकसावा मिलता है। गुजरात सरकार के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय की नाराज़गी स्वाभाविक है। आखिर इस तरह के पक्षपातपूर्ण फैसले करने वाली सरकार को कल्याणकारी और महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध कैसे माना जा सकता है? जीत और चुनौतियाँ। बांग्लादेश में हुए ताज़ा चुनाव के दौरान कम मतदाताओं और विपक्षी दलों को लगभग अनुपस्थित को देखते हुए नतीजे बिल्कुल आकलन और उम्मीद के मुताबिक आए। इसमें अवामी लीग पार्टी को भारी जीत मिली और एक बार फिर शेख हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश में नई सरकार का गठन होना तय है। यानी कहा जा सकता है कि चुनाव से पहले ही उपजी अलग-अलग परिस्थितियों के बीच शेख हसीना और उनकी पार्टी के लिए एक तरह से अनुकूल स्थिति थी और उनके सामने राजनीतिक चुनौती ना के बराबर थी। मगर अब देखने की बात होगी कि खाली मैदान में हासिल चुनावी जीत के बाद बनने वाली सरकार और शासन तंत्र में लोकतंत्र कितना सुरक्षित रह पाएगा। गौरतलब है कि रविवार को हुए चुनाव में शुरू में बहुत कम यानी 27.15% मतदान हुआ, मगर बाद में यह आंकड़ा 40% तक पहुंच गया, जिस पर सवाल भी उठे। इसके बावजूद कहा जा सकता है कि वहां विपक्षी दलों के चुनावी बहिष्कार के आह्वान का खासा प्रभाव पड़ा है। यह बेवजह नहीं है कि चुनाव के मैदान में लगभग एकतरफा लड़ाई और जीत के बाद सबसे ज़्यादा इस बात को लेकर चिंता जताई जा रही है कि वहाँ लोकतंत्र का भविष्य क्या होगा। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री खालेदा जिया के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के साथ-साथ 15 अन्य राजनीतिक दलों ने चुनाव का बहिष्कार किया था। इस बीच चुनाव में से पहले ही शेख हसीना सरकार ने बड़ी संख्या में कई प्रतिद्वंदी नेताओं और उनके समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया था, जिसकी तीखी निंदा हुई थी। ऐसी स्थिति में हुए चुनाव में अगर अवामी लीग पार्टी को 300 सीटों वाली संसद में 223 सीटें मिली, तो इसे अनुकूल बिसात पर मिली जीत कहा जा सकता है। नतीजे के बाद संसद में प्रमुख विपक्षी दल जातीय पार्टी को 11 और बांग्लादेश कल्याण पार्टी को 1 सीट पर जीत मिली, जबकि 65 निर्दलीय उम्मीदवारों को विजय मिली। नई संसद में अब सत्ताधारी दल को संख्या के मुताबिक जो हैसियत मिली, उसमें संसद में होने वाली बहसों से लेकर नीतिगत निर्णय के मामले में विपक्ष की आवाज़ को कितनी जगह मिलेगी, ये समझना मुश्किल नहीं है। इस लिहाज से बांग्लादेश में अगर इस बात की आशंका जताई जा रही है कि अवामी लीग की जीत के बाद वहाँ एक पार्टी के शासन वाली व्यवस्था स्थापित हो सकेगी, तो ये बेवजह नहीं है, क्योंकि यूँ किसी भी शासन से अगर विपक्ष और उसके नेताओं के सवालों के लिए जगह सिमटती है, तो इससे वहाँ लोकतंत्र का हनन होता है। हालाँकि देश की आर्थिक स्थिति में सुधार के मामले में शेख हसीना के हिस्से कुछ कामयाबियाँ ज़रूर दर्ज हैं। बीते 1 दशक के दौरान आर्थिक मोर्चे पर सुधार की बदौलत बांग्लादेश में प्रति व्यक्ति आय में करीब 3 गुना बढ़ोतरी हुई है और काफ़ी तादाद में लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। मगर फिलहाल महँगाई से को लेकर कर्ज़ तक के मामले में देश की तस्वीर काफ़ी बिगड़ी है। ज़ाहिर है अवामी लीग पार्टी और उसके नेता शेख हसीना बांग्लादेश में लोकतंत्र को लेकर जताई जाने वाली आशंका को निराधार साबित करना चाहती हैं, तो उन्हें आर्थिक से लेकर जनहित के मोर्चों पर एक साथ काम करने होंगे। बांग्लादेश की सरकार को भी भारत का साथ मिलता रहा है, मगर इसका भविष्य शायद इस बात पर निर्भर करेगा कि वहाँ की सरकार देश में लोकतंत्र सुनिश्चित करने को लेकर कितनी गंभीर रहती। हो ही गया न्याय राष्ट्रीय सहारा। बिल्किस बानो मामले में तमाम अड़ंगेबाजी के बावजूद आखिरकार न्याय हो ही गया। ये पीड़िता उसके परिवार के लिए नहीं बल्कि देश के बड़े तबके के लिए बड़े संतोष की बात है। इस फैसले से खुद सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा रह गई। अंतिम सांस के रूप में उस अंतिम आस के रूप में उसके प्रति आम लोगों की आस्था बनी रह गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस बीबी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की खंडपीठ ने इस मामले पर कानून का शासन स्थापित करने के साहसी नज़रिए से विचार किया। ऐसा करते हुए उसने शीर्ष अदालत के मई 2022 के फैसले को पलट दिया। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि गुजरात के पास छूट का फैसला करने का अधिकार है और 1992 की छूट नीति जो हत्या, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार मामलों में की अनुमति देती है, वह लागू है। इसी आधार पर बिल्किस बानो समेत उनके परिवार के 3 महिलाओं के 7 आतताइयों के गैंगरेप करने एवं 7 परिवारजनों की हत्या करने के मामले में 11 दोषियों को समय से पहले रिहा कर दिया गया था। मनुष्यता को अपने अपराध की क्रूरता से कँपकपा देने वाले इन गुनहगारों की रिहाई न्याय नहीं बेकस के साथ क्रूर मज़ाक लगा। अब वे दोषी 2 हफ्ते में सरेंडर करेंगे और सुधरने के लिए सज़ा पूरी होने तक जेल में रहेंगे। सर्वोच्च न्यायालय का यह कोर्स करेक्शन मूलतः 2 बिंदुओं पर है। एक तो माफ़ी और रिहाई के सक्षम
प्राधिकार तय करने के बिंदु से और दूसरा पीड़िता के न्याय पाने के अधिकार से। अदालत ने माना कि इन दोषियों को माफ़ी पर विचार का हक गुजरात को नहीं महाराष्ट्र को है, जहां इस मुकदमे का ट्रायल चला और फैसला आगे आया है। फिर आम माफ़ी से रिहाई 14 साल की सजा काटने वालों को ही दी जा सकती है। यह मामला इसका उल्लंघन है। एक तो खुद पीड़िता बानो मामले की सामूहिक जघन्यता, उसकी रपट लिखाने, मेडिकल जांच करने, सही रिपोर्ट देने, पोस्टमार्टम हुए शवों के सिर काटने और जांच में हद तक अड़ंगे डालने की अंतहीन कथा है। जाहिर है कि यह सब सत्ता की सह पर ही हो रहा था। तभी मामले की सुनवाई महाराष्ट्र में करानी पड़ी थी, जहां दोषियों को सजा मिल सकी। गुजरात में यह भी न होता। सर्वोच्च न्यायालय ने पीड़िता बिल्किस बानो के अधिकार को महत्वपूर्ण मानते हुए उसके प्रति न्याय किया। न्यायालय की यह टिप्पणी भी एक प्रकाश स्तंभ की तरह काम करेगी कि अदालत को बिना किसी डर या पक्षपात के कानून को लागू करना होगा। विवादित जीत के फायदे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने विवादित चुनाव में लगातार चौथी ने चौथी चौथी बार 300 संसदीय सीटों पर चौथी में 300 संसदीय सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से 223 सीटों पर जीत मिली है। मुल्क की मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी समेत अन्य कई दलों ने चुनाव का बहिष्कार किया था और इस चुनाव को धोखा बताया। आप आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार केवल 40% लोगों ने ही मैदान में भाग लिया। हसीना का यह 5वां कार्यकाल होगा। मुख्य प्रतिद्वंदी एवं पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया भ्रष्टाचार के आरोपों में हाउस अरेस्ट हैं और उनका बेटा तारिक रहमान 2008 से लंदन में ही रह रहा है। 2009 के बाद से हसीना के नेतृत्व में मुल्क ने आर्थिक कामयाबी हासिल की और दुनिया के सबसे तेज वृद्धि दर वाले देशों की सूची में शामिल हो गया। बांग्लादेश में मानवाधिकारों के उल्लंघन और विपक्षियों की आवाज को दबाने जैसे मामले के नाम पर संयुक्त राष्ट्र समेत अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की त्योरियां चढ़ी रहती हैं। हालांकि शेख हसीना को भारत सरकार का समर्थन प्राप्त होने के 2 मुल्कों के ही फायदे हैं। 1975 में जब उनके परिवार की हत्या हो गई थी तो हसीना को भारत ने ही शरण दी थी। सत्ता में वापसी के बाद से हसीना ने भारत के साथ मुल्क के बिगड़े रिश्ते को सुधारने का बड़ा काम किया। बांग्लादेश के साथ भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी सीमा साझा करता है। हमारे साथ उनका उनका सड़क, नदी व रेलमार्ग से सीधा संपर्क है। चिंता की अमेरिका वहाँ अस्थिरता ला सकता है, जिससे कट्टरपंथी ताकतों को प्रोत्साहन मिल सकता है, जिसका सीधा असर हम पर पड़ता है। हम ये ज़्यादा मायने नहीं रखता क्योंकि अमेरिका वहाँ सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है, इसलिए वह कूटनीति से ही काम लेगा। वहाँ की 8% हिंदू आबादी का साथ हसीना को प्राप्त है। विपक्षी दलों का आरोप है कि चूंकि हिंदू खतरे में है, इसलिए उन्होंने हसीना को चुना, जबकि वहाँ रहने वाले हिंदू युवाओं को भारत में अपना भविष्य सुरक्षित रखता है। विपक्ष की गैर मौजूदगी के कारण एक पार्टी के शासन वाली सरकार को संदेह की नज़र से भले ही देखा जा रहा हो, मगर मौजूदा परिस्थितियों में भारत के लिए किसी नज़र से बुरा नहीं कहा जा सकता। माले को माकूल जवाब। हिंदुस्तान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालिया लक्षद्वीप यात्रा से जुड़ी तस्वीरों पर मालदीव के कुछ मंत्रियों द्वारा की गई अशालीन टिप्पणियां कूटनीतिक मर्यादा के विपरीत तो थी ही, एक हिमायत भी थी और भारतीय विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय जनमंच से उनका उचित ही कड़ा प्रतिकार किया। इस मामले में भारत के सख्त रुख का ही नतीजा है कि उन मंत्रियों ने न सिर्फ अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी, बल्कि खुद अपने मुल्क में उन्हें कड़ा विरोध झेलना पड़ा था। जिस चीन की सह पर मुइज़्ज़ू सरकार भारत विरोधी आक्रमण मुद्रा अपना रही है, उसने भी नई दिल्ली के कठोर रुख को भांपते हुए इस विवाद से अपने को अलग कर लिया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने साफ लिखा कि बीजिंग ने कभी भी माले को यह नहीं कहा है कि वह नई दिल्ली को नकारे और न ही वह इन दोनों देशों के अच्छे रिश्ते के लिए अपने रिश्ते को अपने लिए खतरे के रूप में देखता है। दरअसल चीन की ये अच्छी तरह से एहसास हो चुका है कि भारत अपने आत्मसम्मान की कीमत पर रिश्तों का आग्रही नहीं। यह प्रकरण इस बात का ठोस उदाहरण है कि अदूरदर्शी राजनेताओं के हाथों में जब देश की बागडोर आती है, तो अपने बड़बोलेपन से वे मुल्क के हितों को कितनी गहरी चोट पहुंचा देते हैं। घरेलू राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बीच के इस अंतर की समझ न होना भी अक्सर ऐसी गलतियों की गुंजाइश बनाता है। मालदीव के इन तीनों निलंबित मंत्रियों मरियम शोना महमूद माजिद और मालशा शरीफ ने यदि अपना इतिहास भूगोल पढ़ा होता तो शायद वे ऐसी हरकत नहीं करते। इन तीनों युवा नेताओं को यह पढ़ाए जाने की जरूरत है कि सन 1988 में जब उनकी लोकतांत्रिक सरकार और पूरी व्यवस्था चंद बागियों की बंधक बन गई थी, तब एक
गुहार पर भारत ने उनकी क्या मदद की थी और उसके बाद से मालदीव की स्थिरता और सुरक्षा में नई दिल्ली ने कितनी सकारात्मक भूमिका रही है। यह संतोष की बात है कि मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद और इब्राहिम एम साहिल जैसे वरिष्ठ नेताओं ने इन युवा पूर्व मंत्रियों के साथ-साथ मुइज़ सरकार को भी कूटनीति की नसीहत दी है। मोहम्मद नशीद ने तो मरियम श्योना को लताड़ते हुए यहाँ तक कहा है कि वह भयावह भाषा बोल रही थी, वह भी उस साथी देश के लिए जो मालदीव की सुरक्षा और समृद्धि के लिए बेहद अहम है। बहरहाल भारत और भारतीयों के तेवर से उन देशों को सबक मिल गया होगा जो भारत से लाभ तो लेना चाहते हैं लेकिन उनकी भावनाओं की अनदेखी करने के अभ्यस्त हो गए हैं। मालदीव की अर्थव्यवस्था में भारतीय पर्यटकों की कितनी बड़ी भूमिका है, माले को ये बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। फिर उसको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि नई दिल्ली से बिगाड़ कर पाकिस्तान का क्या हश्र है और इससे बनाकर बांग्लादेश कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। बहरहाल इस विवाद का एक सकारात्मक पहलू भी है। आम भारतीयों के साथ-साथ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ ने जिस तरह मालदीव के मंत्रियों के ऊँचे बयानों का मुखर विरोध किया है, उससे उम्मीद बनी है कि लक्षद्वीप समेत देश के तमाम पर्यटन स्थलों के विकास में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएँगे। कोई छिपी हुई बात नहीं है कि हमारे सितारे बड़ी संख्या में अपनी छुट्टियाँ मनाने मालदीव जाते हैं। अगर वे अपने पर्यटन स्थलों की ओर अभी अभी मुड़ पाएँ, तो यह देश सेवा होगी। सिंगापुर से हमें जो सीखना चाहिए। विभूत नारायण राय, पूर्व आईपीएस अधिकारी। ये प्रश्न ही कुछ अटपटा-सा लगेगा कि भारत क्या सिंगापुर से कुछ सीख सकता है? ख़ास तौर से इसलिए कि सिंगापुर भारत से बहुत छोटा है। 283 वर्ग मील के क्षेत्रफल और 60 लाख से भी कम की आबादी वाले एक नगर राज्य की 140 करोड़ की आबादी और अपने से कई हज़ार गुना क्षेत्रफल वाले राष्ट्र राज्य से तुलना नहीं की जा सकती, मगर दोनों के बीच कुछ ऐसी अद्भुत समानताएँ हैं कि आप सहज रूप से ये समझने की कोशिश कर सकते हैं कि सिंगापुर ने समान चुनौतियों में एक राष्ट्र बनने की प्रक्रिया को कैसे संभव बनाया और क्या भारत उससे कुछ सीख सकता है। भारत भारत की ही तरह सिंगापुर भी अद्भुत विविधताओं वाला भू-भाग है। धार्मिक, नस्लीय और भाषिक विविधताओं वाले इस समाज को एक राष्ट्र बनाने में इसके नेताओं के सामने पहाड़ जैसी चुनौतियाँ थीं। ऐतिहासिक रूप से यह एक बृहत्तर मलय राष्ट्रीयता का भाव हो सकता है। मलय प्रायद्वीप के दक्षिणी किनारे में स्थित सिंगापुर जलडमरू मध्य के साथ दक्षिणी चीन महासागर को छूता है। यहाँ चीन, दक्षिण भारत और आसपास की मलय आबादी वाले द्वीपों से प्रवासन होता रहा है और फलस्वरूप यह विविधताओं का अद्भुत संगम बन गया है। बौद्ध, ईसाई, इस्लाम, ताओ और हिंदू धर्म के अनुयायियों के बीच नस्ली विभाजन बड़ा स्पष्ट दिखता है। ऐसे में यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि सिंगापुर के राष्ट्र निर्माताओं ने विविधता को कैसे कमजोरी से अपनी शक्ति में तब्दील कर लिया। अमेरिका, यूरोप, चीन या पाकिस्तान के मुकाबले स्वाभाविक रूप से छोटे से नगर राज्य सिंगापुर को हमारे विमर्श में बहुत कम स्थान मिल पाता है। उसके बारे में हमारा ध्यान मुख्यतः देश के पहले प्रधानमंत्री ली कुआन के उन असाधारण कारनामों की तरफ जाता है जिसके चलते तीसरी दुनिया का एक निहायत पिछड़ा देश कुछ ही दशकों में पहली दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में से एक हो गया। आज अपने नागरिकों को ये जैसा जीवन जीने का अवसर प्रदान कर रहा है, वह अमेरिकी और यूरोपीय समाज के लिए भी ईर्ष्या का बायस हो सकता है। पिछले कुछ दिनों से सिंगापुर में रहते हुए मैं प्रशंसा भाव से एक नागरिक मित्र और सुविधा संपन्न शहरी बसावट को देखता रहा हूँ, पर इन सबको जिस दृष्टि ने संभव बनाया है उसमें उसे भारतीय संदर्भों के साथ समझना मुझे ज़्यादा प्रासंगिक लगता है। एक ब्रिटिश कॉलोनी सिंगापुर के हाकिमों को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद समझ में आ गया था कि भारत या दूसरी कॉलोनियों की तरह वे सिंगापुर से भी अधिक दिनों तक अपने अधीन नहीं रख पाएँगे और उन्होंने दूसरे अपने अधीन राष्ट्रों की तरह इसे भी क्रमशः आज़ादी देनी शुरू कर दी। इससे पहले घरेलू मसलों को राष्ट्रीय नेतृत्व को सौंपते हुए 1959 में ली कुआन यू को मुख्यमंत्री बनाया गया और फिर धीरे से सत्ता का हस्तांतरण करते हुए वह स्वतंत्र गणतंत्र के पहले प्रधानमंत्री बन गए। ली को ली को विविधता में छिपी अपनी कमजोरियों का एहसास था और उन्होंने इतिहास का सहारा लेते हुए सिंगापुर को बृहत्तर मलय राष्ट्र का हिस्सा बनाते हुए मलेशिया में स्वयं का विलय कर दिया। कुछ समय ये व्यवस्था कुछ वर्ष भी चल नहीं पाई क्योंकि उनका दल पीपल्स एक्शन पार्टी पीएपी धर्मनिरपेक्ष राजनीति करना चाहता था। वहीं मलेशिया के प्रमुख नेता टुंकू अब्दुल रहमान और टुन टुन अब्दुल रज्जाक
धार्मिक पहचान को राजनीति से पृथक करने को तैयार न थे। ली की पार्टी पीएपी ने मलय प्रायद्वीप के दूसरे छोटे दलों का गठबंधन बनाकर धर्म और सरकार को अलग करने की कोशिश की, तो मलेशियाई नेताओं ने सिंगापुर को ही संघ से निकाल बाहर कर दिया। अलग किए जाने पर ली दुखी हुए, पर उन्होंने बदली स्थिति में नए राष्ट्र के निर्माण का फैसला किया और फिर शुरू हुआ सिंगापुर का नया सफर। सन 1965 में ली स्वतंत्र सिंगापुर के प्रथम प्रधानमंत्री बने। तब चुनौतियों का पहाड़ उनके सामने था। अर्थव्यवस्था से भी बड़ी चुनौती थी। धर्मों, नस्लों और भाषीय समूहों में बटी जनता को एक राष्ट्र में तब्दील करना। जातीयता के लिहाज से देखें तो चीन सबसे बड़ी जाति थी। मुख्य रूप से मंदारिन बोलने वाले और ईसाई और बौद्ध धर्मों के अनुयायियों की ये आबादी कुल जनसंख्या की लगभग 3/4 थी। इसके बाद मलय भाषी मुस्लिम थे और तीसरे स्थान पर तमिल हिंदू थे। पीएपी का नेतृत्व चीनियों के हाथ में था और उसके विशाल बहुमत को देखते हुए यह स्वाभाविक अपेक्षा हो सकती थी कि सिंगापुर मंदारिन और चीनी पहचान वाला राष्ट्र बनता। ली की समझ इस मामले में स्पष्ट थी। उन्हें एक उदार, धर्मनिरपेक्ष और समावेशी सिंगापुर बनना था। पहले चुनौती भाषा को लेकर आई। उन्होंने तय किया कि अंग्रेजी, मंदारिन, मलय और तमिल को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन रोजमर्रा के सरकारी कामकाज की भाषा अंग्रेजी होगी। इस शुरुआती उदारता का परिणाम ये हुआ कि समय-समय पर शैक्षिक पाठ्यक्रमों में अन्य भाषाओं को भी बिना किसी हिंसक आंदोलन की जगह मिलती रही और आज भारतीय भाषाओं में हिंदी, गुजराती, बांग्ला और उर्दू की भी पढ़ाई की सुविधा विद्यालयों में उपलब्ध है। एक भारतीय के तौर पर जब मैं मेट्रो स्टेशनों पर तमिल में उद्घोषणाएँ सुनता हूँ तो मुझे प्रसन्नता होती। जातीयता के स्तर पर भी यहाँ सभी को तरक्की के समान अवसर हासिल हैं। इन दिनों सिंगापुर के प्रधान न्यायाधीश एक भारतीय मूल के सज्जन हैं और कोई वैधानिक आरक्षण नहीं है, पर सकारात्मक प्रोत्साहनों के बल से सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि विकास का फल सभी चखें। भारतीय मूल के सामाजिक कार्यकर्ता श्रीनिवास राय ने मुझे अपना अनुभव बताया कि कैसे वह तर्कों से नेतृत्व को समझा सके कि भारतीय मलय से भिन्न एक स्वतंत्र पहचान के हकदार हैं और हिंदी भी पढ़ाई जानी चाहिए। फलस्वरूप इस समय लगभग 10,000 छात्रों की ऐच्छिक भाषा हिंदी है। धर्म यहाँ पूरी तरह से व्यक्तिगत आस्था है और राज्य किसी को प्रोत्साहित या निरुत्साहित नहीं करता है। सभी प्रमुख धर्मों के 10 सार्वजनिक अवकाश घोषित हैं और हर व्यक्ति अपनी आस्था के अनुसार उनमें से अपनी छुट्टियां चुन सकता है। सन 1964 के बाद सिंगापुर में कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। सिंगापुर की भौतिक प्रगति के पीछे यही समावेशिता है जिसने एक ऐसा समाज बनाने में प्रधानमंत्री ली की मदद की थी और जिसको लेकर भारत सिंगापुर से कुछ सीख सकता है। कई बार हमें छोटों से भी सीखना चाहिए। धार्मिक, भाषी और नस्लीय मुद्दों पर उदारता हमें सही अर्थों में एक राष्ट्र बनने में मदद करेगी। ड्रोन आंदोलन भारतीय कृषि क्रांति की तीसरी लहर। मनसुख मांडविया, केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री। पंजाब के हरे भरे खेत से गुजरते हुए मेरा ध्यान कहीं दूर गूंजती एक आवाज ने आकर्षित किया। स्वाभाविक ही जिज्ञासा हुई कि आवाज का स्रोत क्या है। वहां पहुंचते ही मेरा स्वागत 2 किसानों ने किया। वे ड्रोन के जरिए नैनो यूरिया का छिड़काव कर रहे थे। देश के ग्रामीण क्षेत्र में किसानों द्वारा एक नई तकनीक को इतने उत्साहपूर्वक स्वीकार किए जाने को देखकर मुझे सुखद अनुभूति हुई। मुझे लगा कि ये देश के कृषि क्षेत्र के लिए ये वह ड्रोन क्षण है जिसने देश को ड्रोन आंदोलन की शुरुआत की। किसानों ने मुझे बताया कि उन्हें कृषि ड्रोन के बारे में जानकारी उनके गांव में ही विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान मिली। यह नई तकनीक उनके खेतों में कुशल तरीके से तरल उर्वरकों और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए बेहद उपयोगी है। कृषि कार्यों में ड्रोन के उस उपयोग को मैं कृषि क्रांति की तीसरी लहर के रूप में देख रहा हूँ। कृषि ड्रोन तकनीक हमारी कृषि पद्धतियों को आधुनिक बनाने और बदलने में एक कारगर हस्तक्षेप साबित हो रही है। हैंड पंपों के माध्यम से कीटनाशकों और तरल उर्वरकों के थकाऊ छिड़काव के दिन चले गए हैं। अब इसकी जगह ड्रोन की मदद से छिड़काव की अधिक कुशल तकनीक ले रही है। अपनी पहली हरित क्रांति में नए कृषि उपकरणों, एचआईवी उत्पादक उच्च उत्पादकता किस्में, बीजों, कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों के उपयोग की शुरुआत हमने देखी। पिछले कुछ वर्षों में हमारे पर्यावरण, मिट्टी के स्वास्थ्य और उसकी उर्वरता की दीर्घकालीन स्थिरता बनाए रखने के लिए उर्वरकों के संतुलित उपयोग को सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता महसूस की गई। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से इसका आह्वान किया। इससे प्रेरित होकर सरकार ने जैव, नैनो और जैविक उर्वरक जैसे वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम और गोवर्धन जैसी कई पहल शुरू की। इन नए प्रयासों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और किसानों को एकीकृत समाधान प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र की स्थापना की गई। स्वदेशी रूप से
विकसित नैनो उर्वरक बेहतर हैं क्योंकि वे पारंपरिक रसायन उर्वरकों का पर्यावरण अनुकूल और प्रभावी विकल्प प्रदान करते हैं। इससे मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने और फसल की उपज में सुधार करने में सहायता मिल रही है। साथ ही बेहतर पोषक तत्व उपयोग दक्षता और आसान प्रबंधन जैसे कई फायदे भी हैं। इसकी व्यापक स्वीकार्यता सुनिश्चित करने में अगली चुनौती कुशल अनुप्रयोग प्रणाली की एक विधि विकसित करना, आसानी से अपनाने के लिए एक इकोसिस्टम का निर्माण करना और कृषक समुदाय तक लाभों को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करना। भारत के युवा और गतिशील स्टार्टअप द्वारा किसान ड्रोन का विकास, तरल उर्वरकों के इस्तेमाल के लिए एक प्रभावी और कुशल तकनीक प्रदान करना, मिनटों में 1 एकड़ कृषि भूमि पर छिड़काव करने की क्षमता और अपने खेतों में घंटों मेहनत करने के लिए किसानों के लिए वरदान साबित हुई है और अपने पास अधिक खाली समय होने से किसान कमाई बढ़ाने के लिए अधिक उत्पादक कार्य कर सकते हैं। प्रधानमंत्री का लक्ष्य देश के विकास में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाना है। उन्होंने 30 नवंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा में नमो स्वयं नमो ड्रोन दीदी का प्रारंभ किया। इसका उद्देश्य कृषि कार्य के लिए किसानों को किराए पर ड्रोन उपलब्ध कराना है। इसके लिए नमो ड्रोन दीदी के तहत 15,000 चुनिंदा महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन प्रदान किया जा रहा है। यह अनूठी पहल न केवल किसानों को तरल उर्वरक के छिड़काव के लिए ड्रोन उपलब्ध कराएगी, बल्कि महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण समृद्धि में भी योगदान देगी। प्रभावी संवाद किसी भी पहल के सफल क्रियान्वयन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। 15 नवंबर 2023 से शुरू हुई देशव्यापी विकसित भारत संकल्प यात्रा में ड्रोन एक प्रमुख आकर्षण बन गए हैं। यात्रा के दौरान सभी राज्यों में 50,000 से अधिक ड्रोन प्रदर्शन हुए। इन प्रदर्शनों ने किसानों के भीतर अपनी खेती में इस नई उच्च स्तरीय तकनीक को अपनाने की रुचि जगाई है। धन्यवाद।